गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज सुनाई दे रहा है सबको? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि जो पोलराइजेशंस है, परमानेंट पोलराइजेशंस अगर कैरी करे किसी डाइलेक्ट्रिक स्फीयर व सिलेंडर, उस केस में भी हम उसके इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर कोई भी फ्री चार्ज ना रहे और सिर्फ परमानेंट पोलराइजेशंस रहे, तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे दैट इज ड्यू टू बाउंड चार्ज। सो यहाँ पर हमें बाउंड चार्ज का नेचर के ऊपर डिपेंड करके जो पोलराइजेशंस हमें गिवन है, अगर पोलराइजेशंस की वजह से जो बाउंड चार्ज अपीयर होता है वो अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है तब हम गाउस लॉ यूज करते हैं, और अगर स्फेरिकल सिमेट्रिक ना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे। ऐसे एक एग्जांपल था जिसमें हमने सॉल्व करने लगा था कि आप अगर एक यूनिफॉर्म पोलराइज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर हो, लाइक जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि एक स्फीयर है जिसका से रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर, रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर, और स्फीयर जो है दिस स्फीयर इज कैरिंग अ परमानेंट पोलराइजेशंस P इक्वल्स टू P नॉट Z कैप, एंड इट इज अ यूनिफॉर्म पोलराइजेशंस क्योंकि P नॉट इज कांस्टेंट, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, और Z कैप हमेशा Z डायरेक्शंस में सो कांस्टेंट है। So since this polarization vector is uniform, so if we find out the bound volume charge density rho v, that will give us 0. Rho v equals to minus divergence of P. और सिंस P वेक्टर यूनिफॉर्म है तो किसी भी यूनिफॉर्म वेक्टर का अगर हम डाइवर्जेंस ले दैट विल गिव अस 0, सो इसके वजह से रो भी 0 होंगे। एंड बाउंड सरफेस चार्ज अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो किसी भी पॉइंट पे आर कैप के साथ हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, सरफेस के ऊपर आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करोगे आर कैप होंगे। सो दिस डॉट प्रोडक्ट विल गिव अस P नॉट cos थीटा। सो cos थीटा के ऊपर डिपेंड करके अगर हम इस बाउंड इस डाइलेक्ट्रिक स्फीयर में जो वॉल्यूम चार्ज होगा, वॉल्यूम चार्ज होंगे रो बी इक्वल्स टू 0, मतलब वॉल्यूम पे कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होंगे, तो जो भी बाउंड चार्ज इंड्यूस होंगे वो सरफेस के ऊपर होंगे। अब अगर हम इससे ड्रॉ करें सो 0 टू पाई बाई 2 तक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो जिसकी वजह से अपर हेमिस्फीयर में चार्ज जो है पॉजिटिव रहेंगे एंड लोअर हेमिस्फीयर में जो चार्ज होंगे वो नेगेटिव होंगे। सर टोटल चार्ज जीरो ऑलवेज होगा। टोटल चार्ज 0 होंगे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, रो भी 0 0 ही होगा। सो अब क्या करना हमें, तो आप इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो बोला था कि हम लैप्लास इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हम सिंपली कूलम्स लॉ से भी सॉल्व कर सकता हूँ। सो कूलम्स लॉ के लिए सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि आप जस्ट ऐसी दो स्फीयर हमने मान लिया कि यूनिफॉर्म चार्ज कैरिंग स्फीयर है, एक में है पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, एक में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, दे आर बोथ आर आइडेंटिकल। अगर स्फीयर का रेडियस आर है तो इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, ठीक है, आर रेडियस का ही है। अब अगर हम इसे कम्प्लीटली सुपरपोज करें एक दूसरे के ऊपर तब हमें पूरे रीजन पे चार्ज मिलेगा 0। लेकिन अगर हम इस तरीके से सुपरपोज करें कि जस्ट दोनों को पहले सुपरपोज कर दो और उनके बीच का जो सेंटर है, सेंटर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर था वो, नेगेटिव चार्ज का स्फीयर का सेंटर था वो प्राइम, अब इनको कोइंसाइड ना करके अगर हम थोड़े से डिस्प्लेसमेंट कर दें तब हमें कुछ इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देंगे। अपर स्फीयर में एक पॉजिटिव चार्ज, लोअर स्फीयर में नेगेटिव चार्ज, और बाउंड्री वॉल्यूम पे कोई भी चार्ज यहाँ पर इंड्यूस नहीं होंगे। सो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है, और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम क्रिएट कर सकते हैं सिंपली कि दो स्फीयर को, यूनिफॉर्म चार्ज करिंग स्फीयर को अगर हम थोड़े से डिस्प्लेसमेंट कर दें सेंटर वाइज तो हमें सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। एंड ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, कि हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट पता भी है। इस केस में भी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे पता है, तो आसानी से हम यहाँ पर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ। सर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे हम D इक्वल टू 0 नहीं पुट कर सकते? नहीं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पर पी पॉइंट पे पूछा गया है, सो इस पी पॉइंट पे पूछा गया है तो मतलब दोनों का इनसाइड पे ही है यहाँ पे ना, इनसाइड पे किसी पॉइंट पे हमें पूछा था तो इसलिए मैंने एक इनसाइड पे पॉइंट कंसीडर कर लेता पी। सो इस पी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम पहले से पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, और सिर्फ नेगेटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to only positive charge sphere
इसे अगर से हम E प्लस लिखें तो E प्लस इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, रो हमने चार्ज डेंसिटी मान लिया, सो रो एंड देन 4/3 आर वेक्टर, सो हम इससे क्या लिखेंगे, ओपी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओपी वेक्टर 3 एप्सिलॉन नॉट एंड electric field at point P due to only negative charge sphere इसे अगर से हम E माइनस लिखें, सो ये माइनस हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंपली रो की जगह पे आप माइनस रो पुट कर दो एंड नेगेटिव चार्ज का स्फीयर का सेंटर हमने वो माना था, तो ओ डैश प्राइम प्लस डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होंगे, बट जो सिस्टम है ये दोनों साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है, दोनों का सुपरपोजिशन तभी होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलेंगे, ओरिजिनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पॉइंट पे मिलेंगे हमें क्या करना है, इन दोनों को सुपरपोज करना पड़ेगा। सो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड therefore the net electric field at point P E is equals to हम क्या लिखेंगे, रो OP वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस रो माइनस रो था यहाँ पे तो माइनस ही कर देता है, माइनस रो ओडेस P वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से अगर रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट अगर हम कॉमन ले लें, देन विल एज OP माइनस ओडेस P। ठीक है, OP माइनस ओडेस P एंड यहाँ से अगर हम से OP देखो आपका ए वेक्टर है, ओडेस P आपका ए वेक्टर है, सो इस ट्राइंगल से हम क्या लिख सकता हूँ कि ओडेस P ओडेस O प्लस सर OP रो तो वेक्टर, 0 आया था ना सर, पी नॉट जेड कैप था, रो तो 0 आया था रो तो सर, रो 0 आया था ना, पी नॉट जेड कैप है, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी निकालने 0 आया था, तो रो लेके फायदा क्या है? रो डैश 0 कब आया था, ये सेंटर कोइंसाइड किया था दोनों का। सर तब सिग्मा के लिए था ना सर, सिग्मा पी नॉट कॉस थीटा आया था, तो सिग्मा को ऐसे ऊपर नीचे किए थे, सर आप यहाँ पे रो क्यों लिख रहे हैं? रो इसलिए लिख रहा है क्योंकि अगर आप इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को देखो, यहाँ पर अगर आप सिग्मा का वैल्यू भी साथ साथ मतलब यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू भी अगर आप देखोगे यहाँ पर मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है, फिर धीरे धीरे यहाँ पर कम होगा, सेम में यहाँ पर भी मैक्सिमम होंगे और धीरे धीरे कम होंगे, तो यहाँ पर वॉल्यूम पे कोई भी चार्ज नहीं रहेंगे, सरफेस में चार्ज रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक तरीका से मॉडलिंग कर रहा हूँ। कैसी मॉडलिंग कि यहाँ पर हम दो यूनिफॉर्म चार्ज कैरिंग स्फीयर मान रहा हूँ, अगर हम उन दोनों चार्ज को एग्जैक्टली सुपरपोज कर दें तब हमें कोई भी चार्ज नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हम उनके बीच में थोड़े से डिस्प्लेसमेंट कर दें, सो अपर साइड पे जो हमें सरफेस दिखाई देंगे, उस सरफेस के ऊपर कुछ चार्ज होंगे, लोअर सरफेस पे ऊपर नेगेटिव चार्ज होंगे और वॉल्यूम पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, जो एग्जैक्टली ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाई देंगे, यस सर, समझ है ना। गया। तो उसी की वजह से सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हम ये मान रहा हूँ, तो नेट जो जो फाइनल जो इन दोनों का अगर हम सुपरपोज करके डिस्प्लेसमेंट करें तभी हमें मिलेंगे, बट उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट टाइम मान रहा हूँ कि वहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्फीयर है तब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, सिर्फ नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्फीयर होता तब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता। अब सिस्टम में दोनों ही साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है,
दोनों का Yes, नेट sir. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करना है, Yes. तो ऐड कर दिए गए यहाँ पे। सो आप O डैश P इज इक्वल्स टू हम यहाँ से क्या लिखेंगे, O डैश P वेक्टर, ठीक है, O डैश P वेक्टर। अब हमें यहाँ से पूछा क्या गया है, यहाँ पर देखो फाइनली है OP माइनस O डैश P। सो OP माइनस O डैश P अगर हम कैलकुलेट करने चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि OP माइनस O डैश P इज इक्वल्स टू O डैश O वेक्टर विथ a नेगेटिव साइन। O डैश O से नेगेटिव साइन। सो जो लास्ट फाइनल फार्मूला में हमें OP माइनस O डैश P वेक्टर मिला है, वहां पर क्या पुट करेंगे, O डैश O विथ नेगेटिव साइन। सो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें, सो फाइनली हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू माइनस रो O डैश O डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब O डैश O क्या है, दिस इज वेक्टर, किस किस के बीच में वेक्टर, जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर हमने कंसीडर किया था, नेगेटिव चार्ज स्फीयर जो कंसीडर किया था, उनके बीच में जो डिस्टेंस था, है ना, हमने उसमें बस आप स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया था उनको सेंटर को, तो उनके सेंटर के बीच में जो वेक्टर बनेंगे वो वेक्टर, ठीक है। एंड इस वेक्टर को हम किस डायरेक्शन पे सेपरेट किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट किया, जिस डायरेक्शन पे पोलराइजेशन था, है ना, पोलराइजेशन से देखो अगर जेड डायरेक्शन पे था, यहाँ पे जेड डायरेक्शन पे था, तो सेंटर को मैंने इसी डायरेक्शन पे शिफ्ट किया हूँ, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर का सेंटर यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज का स्फीयर सेंटर यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसको इस डायरेक्शन पे शिफ्ट करता तब क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलता हमें, है ना, जेड डायरेक्शन पे शिफ्ट किया सेंटर को, तभी जाके हमें ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिले, यहाँ पर ये, यहाँ पर O प्राइम, तब जाके यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव आए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर O डैश मानता और यहाँ पर O डैश मानता, तब क्या होता, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होता क्या, No, sir. है ना, तब यहाँ पर होता पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर होता नेगेटिव चार्ज, है ना। सो पोलराइजेशन जिस डायरेक्शन पे, हमें उसी डायरेक्शन पे क्या करना है, शिफ्ट करना है यहाँ पे। सो यहाँ पर पोलराइजेशन जेड डायरेक्शन पे था, तो O डैश को हमने जेड डायरेक्शन पे शिफ्ट करके रखा है। सो अगर हम मान लेते हैं कि O डैश के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर D हो, एंड इफ दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस का वेरी वेरी स्मॉल हो, सो हमने यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, माइनस रो O डैश को हम क्या लिख रहा हूँ, D लिख रहा हूँ, ठीक है, D वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, D वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पर D वेक्टर क्या है, D वेक्टर इज इक्वल्स टू O डैश O वेक्टर, ठीक है, O डैश O वेक्टर। अब क्या कर रहा, देखो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज तो हमें गिवन नहीं था, है ना, रो गिवन नहीं था, एंड साथ में डी भी क्वेश्चंस पे गिवन नहीं था, और जस्ट हमने शिफ्ट किया है, तो हमें इस रो और डी को ऐसे टर्म पे लिखना है जो क्वेश्चंस पे हमें गिवन है। क्वेश्चंस पे क्या गिवन है, ओनली पोलराइजेशन वेक्टर गिवन है हमें, है ना। इस पोलराइजेशन वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम से मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीपल कर रहा हूँ। स्फीयर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगर हमसे v मान लेते हैं, तो v से मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीपल कर रहा हूँ, सो v डिवाइडेड बाय v। अब रो अगर वॉल्यूम चाहे डेंसिटी और यूनिफॉर्म वॉल्यूम चाहे डेंसिटी हो, तो रो इनटू v हमें क्या देंगे, कोई एक स्फीयर का चार्ज से पॉजिटिव स्फीयर का टोटल चार्ज व नेगेटिव स्फीयर का टोटल चार्ज देगा कि नहीं, रो Yes, हमने yes. मान लेते चार्ज डेंसिटी। सो हम इससे क्या लिख सकता हूँ कि -1 ऑफ स्फीयर का चार्ज हम q मान रहा हूँ, सो q into d vector divided by 3 epsilon naught by v, ठीक है। सो आप देखो ये आपका जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर, और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या हम इसका ऐसे मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज
अगर हम देखें तो दैट इज सिचुएटेड एट द सेंटर, पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज स्फीयर का अगर आप सेंटर ऑफ मास देखोगे तो नेगेटिव चार्ज स्फीयर का सेंटर होगा। इनके बीच में डिस्टेंस है d। सो यहाँ पर इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, इनके बीच में डिस्टेंस है d वेक्टर। सो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट कितना होना चाहिए? QD। QD। सो यहाँ पर भी देखो वही टर्म है q इंटू डी वेक्टर। एंड आइडियल डाइपोल के लिए नेगेटिव हमेशा डाइपोल का डायरेक्शन किस बराबर होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो ओ प्राइम जो था वो हमारा नेगेटिव चार्ज स्फीयर का सेंटर था, तो वो टू ओ प्राइम से वो बराबर होंगे। सो दैट इज डी वेक्टर। सो इस क्यू डी को हम क्या लिख सकता हूँ कि सिस्टम में इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, सॉरी इंड्यूस डाइपोल मोमेंट। सो टोटल इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, सो माइनस इससे अगर हम पी वेक्टर लिखे, पी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एंड देन v। एंड ये क्वांटिटी हमें क्या देंगे? पोलराइजेशन वेक्टर। P vector is the total induced dipole moment in this dielectric sphere, है ना। Polarizations का मतलब क्या है? इसमें भी कुछ dipole है। So induced dipole divided by total volume, so that is dipole moment per unit volume। ये हमें क्या मिलता है? This will give us polarizations vector। So अगर हम इसके जगह पे polarizations vector से replace कर दे तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेंगे? माइनस P vector divided by 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस पी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब पी वेक्टर का वैल्यू क्या था क्वेश्चंस पे? पी नॉट जेड कैप। सो पी नॉट जेड कैप डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। सो ये होगा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इनसाइड पे, ठीक है। सो किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्फीयर अगर यूनिफॉर्म पोलराइजेशंस कैरी करें, ठीक है, यूनिफॉर्म पोलराइजेशंस कैरी करें, तो उस डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे इनसाइड पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होंगे? यूनिफॉर्म होगा। एंड इस डायरेक्शंस क्या होंगे? जो पोलराइजेशंस के वजह से जो जिस डायरेक्शंस पे पोलराइजेशंस उसके ऑपोजिट डायरेक्शंस पे होंगे, ठीक है। सो सिंपली अगर पोलराइजेशंस वेक्टर हमें P गिवन रहे तो हम जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे? P डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। बट हम तब लिख सकता हूँ जब ये P वेक्टर क्या हो? P वेक्टर जब यूनिफॉर्म होंगे। सो किसी भी यूनिफॉर्म चार्ज कैरिंग स्फीयर का अगर हम इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा हम क्या लिखेंगे? उस डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का P वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 3 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या है? हमें आउटसाइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सो ये हो गया आपका इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड। सर डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज करेंगे सर, यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट वही होगा। डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑलरेडी इस P के अंदर इंक्लूड हो गया, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट बस उसका डायमेंशन की वजह से आया। सर जो बोले इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है सर जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो तो सर परमानेंट डाइपोल है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कब जीरो होता है? जब ई वेक्टर एप्सिलॉन ई और इस पी वेक्टर एक दूसरे का इक्वल और ऑपोजिट होता है, तभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो होंगे। यस सर। क्या इस केस में इक्वल होंगे? लेकिन सर वो परमानेंट है ना, हाँ, सर जीरो होना चाहिए। परमानेंट के वजह से जीरो होंगे। अगर आपको लास्ट क्लास में बताया गया था, 2 बार बताया था, जब हमने लिखा था तब भी बताया था, बाद में क्लास के बाद भी 5 मिनट इसी की वजह से वेस्ट किया था हमने कि P इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट साई इंटू ई जब सेटिस्फाई होता है तभी जाके इक्वल होता है ना P और D। बट ये परमानेंट पोलराइजेशंस की वजह से ये जो रिलेशंस होता है P इंटू साई वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि सेम स्फीयर में सेम डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे 2 ऑब्जर्वर 2 टाइप परमानेंट पोलराइजेशंस इंपोज कर सकते हैं, ठीक है। अगर 3 ऑब्जर्वर हो 3 टाइप परमानेंट पोलराइजेशंस इंपोज कर सकते हैं। सो ना ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इस मीडियम का पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके वजह से ये जो आपका जो लास्ट क्लास में बताया गया था कि P इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट साई यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होंगे। और अगर ये सेटिस्फाई ना हो उस केस में क्या होंगे? ये जो वेक्टर है ये भी इस यहाँ पे एप्सिलॉन P इक्वल्स टू जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसके साथ इक्वल नहीं होंगे, और जिसके वजह से यहाँ पर D वेक्टर जीरो नहीं होंगे।
सर डी को सिमेट्रिकल होना पड़ेगा ना, तो जीरो होने के लिए जीरो सिमेट्रिकल और क्यू इनक्लोज डी के सिमेट्रिक नहीं, डी को जीरो होने के लिए फर्स्ट तो सिग्मा क्यू फ्री जो है क्यू फ्री जीरो होना चाहिए। सेकेंड इज जो बाउंड चार्ज इंड्यूस होंगे उस बाउंड चार्ज का वैल्यू क्या आना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। जब जब बाउंड चार्ज सिमेट्रिक होंगे तब तब आप देखोगे क्या होंगे कि ये जो टर्म है P जो टर्म है P इक्वल्स टू ई इनसाइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू देखोगे हमेशा क्या होंगे माइनस पी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आएंगे। बट ये तभी आएंगे जब आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो, स्फेरिकल व सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक। और अगर ये सिमेट्रिक ना रहे तब ये सेटिस्फाइड नहीं होंगे। जैसे इस केस में भी आप देख सकते हो यहाँ पर भी जो बाउंड चार्ज है बाउंड चार्ज में स्फेरिकल सिमेट्रिक है क्या, ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है नहीं सर पी नॉट कॉस थीटा है। हाँ P तो naught. cos थीटा है, cos थीटा टर्म अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में रहे क्या हम इसे स्फेरिकल सिमेट्रिक मान सकता हूँ, नहीं सर ऊपर प्लस नीचे माइनस। स्फेरिकल सिमेट्रिक मान नहीं सकता हूँ। तो अगर स्फेरिकल सिमेट्रिक ना हो तब देखोगे ये कभी भी नहीं आएंगे रिजल्ट कि E इक्वल्स टू P के एग्जैक्ट इक्वल नहीं होंगे। तो मतलब सिग्मा और रो को निकाल के देखना पड़ेगा पहले। ऑब्वियसली इसीलिए तो आपको बार बार बताया गया। अब ये है कि आप जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे एक चीज आप यहाँ से देख सकते हो, चाहे आपका एग्जाम पे P अगर इस फॉर्म में गिवन रहा है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट टू सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट पे P नॉट R का से फंक्शन गिवन रहे R R कैप R का R क्यूब R का कुछ भी फंक्शन गिवन रहे, इस चार्ज के साथ एसोसिएटेड अगर आप वॉल्यूम चार्ज व सरफेस बाउंड चार्ज फाइंड आउट करोगे इस पोलराइजेशन के साथ ये हमेशा आपको क्या देंगे, स्फेरिकल सिमेट्रिक देंगे। Yes, लेकिन अगर यूनिफॉर्म पोलराइजेशन जैसे ही करे P इटसेल्फ अगर किसी थीटा कॉस फाई के ऊपर डिपेंडेंट हो तो उस केस में आपको जो बाउंड चार्ज मिलेंगे बस सरफेस बाउंड चार्ज मिलेंगे वो हमेशा आपको एसिमेट्रिक मिलेंगे। ठीक है यस सो ये इनसाइड पे आप नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करो, आउटसाइड पे फाइंड आउट करके देखो क्या होना चाहिए। आउटसाइड द स्फीयर से अगर हम कैलकुलेट करने चाहे यहाँ पे तो ये जो पूरे सिस्टम है इसको और एक बार ड्रॉ कर लो। सो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज आवे, अगर मैं इसको थोड़े से डिस्प्लेसमेंट कर दूं डाउनवर्ड डायरेक्शंस में तो हमें ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देंगे यहाँ पे। सो इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज और इस साइड पे नेगेटिव चार्ज। सो हमें इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो आउटसाइड पे कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, ये मान लो आपका से जेड डायरेक्शन से है, सो ये सेंटर का स्फीयर है। सो यहाँ से डिस्टेंस मान लो से कुछ आर है और जेड एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाए। सो इस आर थीटा पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए देखो अभी हमने बोला था कि अगर हम इसको देखें आउटसाइड से देखें तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे सिचुएटेड है, नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पे सिचुएटेड है, ये है वो ये ओ डैश, इनके बीच में डिस्टेंस हमने मान लिया था डी वेक्टर। सो आउटसाइड से देखें तो इस पूरे सिस्टम कैसे बिहेव करेंगे, डाइपोल की तरह। पॉइंट डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे। पॉइंट डाइपोल का सेंटर कहाँ पर होगा, ओरिजिनल जो स्फीयर था उसका सेंटर पे होगा, है ना। सो अगर हम आउटसाइड से देखें तो इस पूरे सिस्टम को एज ए ट्रीट कर सकते हो एज ए पॉइंट डाइपोल की तरह, जिस डाइपोल मोमेंट इंड्यूस डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, P इक्वल्स टू यहाँ पर किसी भी एक स्फीयर का टोटल चार्ज Q इंटू डी। ठीक है Q इंटू डी। आप यहाँ पर Q इंटू डी, Q तो हमें गिवन नहीं है नहीं D हमें गिवन है, तो इसे इन टर्म्स ऑफ हमें किस में लिखना पड़ेंगे, पोलराइजेशंस पे लिखना पड़ेंगे, है ना। पोलराइजेशंस वेक्टर हमें गिवन था, तो अगेन यहाँ पर भी क्या करोगे वही ऑफ वॉल्यूम से
डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीपल कर दीजिए यहाँ पे। सो अगर हम वॉल्यूम मल्टीपल करें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो हमें क्या मिलेंगे, क्यू डी डिवाइडेड बाय वी इंटू जेड कैप। सो ये हमें क्या देंगे, पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर। सो पी वेक्टर पी नॉट, पोलराइजेशन का मैग्नीट्यूड एक्चुअली पी नॉट, और वी क्या है, स्फीयर का वॉल्यूम। स्फीयर का रेडियस हमें गिवन है तो वॉल्यूम तो हम कैलकुलेट कर ही सकता हूँ, एंड ये होगा जेड कैप बराबर। सो एक डायपोल है जिस डायपोल का मैग्नीट्यूड है पी नॉट वी, वह बी क्या है, स्फीयर का वॉल्यूम जिसका रेडियस था आर। सो ये अगर डायपोल हो तो इस डायपोल की वजह से या इस आर थीटा पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। यह आपका जेड डायरेक्शन पे है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे थीटा जो माना जाता है जेड डायरेक्शन के साथ ही माना जाता है, जेड एक्सिस के साथ। सेंटर से डिस्टेंस आर पे है, मतलब इस डायपोल का सेंटर से डिस्टेंस है आर। सो किसी भी एक डायपोल का सेंटर से आर डिस्टेंस पे और डायपोल जिस डायरेक्शन पर ओरिएंटेड है उसके साथ अगर आर थीटा एंगल बने तो इस आर थीटा पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लिखते हैं, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको लिखा गया एक डायपोल की वजह से 2kp cos theta by r cube plus। हाँ। सो यहाँ पे जस्ट एक लाइन लिख लो कि if an observer observes this system from outside, the whole system will behave like one dipole situated at the center of the sphere with magnitude स्मॉल p वेक्टर का मॉड अगर हम लिखें तो हमें क्या मिलेंगे, जो पोलराइजेशन वेक्टर था पोलराइजेशन वेक्टर इनटू स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, ये है। सो एक डायपोल का मैग्नीट्यूड हमें पता है, जेड डायरेक्शन ओरिएंटेड है भी हमें पता है, तो इसके वजह से अगर हम इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने चाहें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, therefore the electric field outside the sphere can be written as E is equals to, हम क्या लिखेंगे, पहले इन टर्म्स ऑफ P में लिख लेते हैं हम। तो क्या होता है यहाँ पे P वेक डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और यहाँ पर क्या होना चाहिए 2 cos थीटा r कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। डाइपोल देखो, जब डाइपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, डाइपोल अगर इस डायरेक्शन ओरिएंटेड हो, यहाँ से r डिस्टेंस दूरी पे थीटा या r वेक्टर अगर डाइपोल के साथ थीटा एंगल बना है तो उसके इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यही था।
इन टर्म्स ऑफ अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखे आर थीटा फॉर्म में। सो Yes, यहाँ पर हमें p का वैल्यू पता है, p का वैल्यू क्या पता है हमें कि पोलराइजेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड p नॉट इनटू स्फीयर का वॉल्यूम। तो स्फीयर का रेडियस अगर r हो तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 4/3 हाँ 4 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 3, सो 3 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब हो जाएंगे 2 cos थीटा r कैफ प्लस साइन थीटा थीटा कैफ। ठीक है, सो यहाँ पर देखो 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो फाइनली हमें किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे यूनिफॉर्म पोलराइजेशन स्केलिंग स्फीयर की वजह से, तो ये सारे देखो नॉन टर्म पे हमें मिल रहा है। पोलराइजेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है p नॉट, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का रेडियस है r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू 2 cos थीटा r कैफ प्लस साइन थीटा थीटा कैफ। ठीक है, प्लस साइन थीटा थीटा कैफ। ये क्या होंगे आपका आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम इनसाइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, आउटसाइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल। सो अगर हम आउटसाइड पे पोटेंशियल पहले कैलकुलेट करने चाहे तो आउटसाइड पे पोटेंशियल क्या लिखोगे? अगर आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो डाइपोल की तरफ बिहेव करें तो आउटसाइड पे पोटेंशियल भी कैसे चेंज होना चाहिए? डाइपोल p जैसे cos थीटा बाय है ना, ऐसे ही होंगे। सो नेक्स्ट पेज में लिख लो पोटेंशियल। पोटेंशियल outside the sphere आउटसाइड द स्फीयर पोटेंशियल हम क्या लिखेंगे? अगेन ऑब्जर्वर अगर आउटसाइड से ऑब्जर्व करें तो इस पूरे सिस्टम डाइपोल की तरफ बिहेव करेंगे, तो एक डाइपोल की वजह से r थीटा पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? v out इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon हाँ p cos 1 theta बाय by r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p नॉट cos थीटा था यहाँ पे। सो p नॉट को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैपिटल p नॉट इनटू वॉल्यूम, है ना, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाय सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस अगर से स्मॉल r हो तो स्मॉल r का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी अगर हम v का वैल्यू पुट करें तो फाइनली हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे? p नॉट r क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू cos थीटा। ठीक है, सो ये हमें कब मिलेंगे? डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का आउटसाइड पे किसी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करें। अब इस डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का अगर हमें इनसाइड पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तब हमें क्या मिलना चाहिए? पोटेंशियल inside the sphere इनसाइड पे हमें पोटेंशियल क्या मिलना चाहिए? तो उसके लिए देखो जो भी यहाँ पर सरफेस चार्ज था हमारा, इधर है पॉजिटिव चार्ज और सेम अमाउंट ऑफ इधर नेगेटिव चार्ज होंगे। सो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर सेम हो, यहाँ पर वॉल्यूम पे ओरिजिनल जो स्फीयर था उसमें वॉल्यूम पे कोई भी चार्ज नहीं था, रो भी 0 था, तो अगर हम सेंटर पे एग्जैक्टली सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड आउट करें पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 0, क्योंकि सेंटर पे पोटेंशियल क्या होता है? चाहे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल सिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक हो, सेंटर में पोटेंशियल हमेशा क्या होंगे? स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हमने प्रूव भी किया था। तो यहाँ पर भी देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में स्फेरिकल सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होंगे? स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। एंड टोटल चार्ज अगर हम देखें तो टोटल चार्ज 0 होंगे, तो जिसकी वजह से पोटेंशियल एट सेंटर क्या होंगे? 0। सो the potential at the center will be
0. सो VC इक्वल्स टू हमें क्या मिलेंगे 0. तो आप देखो VC अगर हमें 0 मिले और इनसाइड पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस बराबर होगा, जेड किस डायरेक्शन पे होंगे इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नोटबुक देख के बताओ, माइनस जेड के बराबर है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. पोलराइजेशन वेक्टर अगर यूनिफॉर्म हो सो माइनस p डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, इट विल आल्सो बी अ कांस्टेंट वेक्टर बट p के ऑपोजिट डायरेक्शंस होंगे, तो डाउनवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पे पोटेंशियल अगर 0 हो तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या लिखोगे आप, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करें, सो इस पॉइंट का से जेड एक्सिस के साथ मान लो ये थीटा एंगल बना है, सेंटर से डिस्टेंस अगर r हो तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या लिखोगे, dv इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं माइनस e डॉट एल लिख देते हैं सिंपली, है ना. यूनिफॉर्म अगर होंगे तो सिंपली एल वेक्टर लिखते हैं e डॉट एल ऐसे. अब dv क्या है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है 0, इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर से v हो तो इस dv को अगर हम इंटीग्रेट करें तब हमें क्या मिलेंगे v, क्योंकि vc 0 है. सो v इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे सिंपली e डॉट एल. सो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन पे, r वेक्टर इस डायरेक्शन पे, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा ये बताओ, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल अगर थीटा हो तो इस एंगल कितना होगा 180 आई माइनस थीटा. सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई का वैल्यू हमें पता है, इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है माइनस पी का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें, सो बस सिंपली इन दोनों के बीच में हमें एंगल देखना है, तो पी का मैग्नीट्यूड पुट करो, ई का मैग्नीट्यूड क्या होंगे पी नॉट डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट डॉट एल. सो ई का मैग्नीट्यूड, एल का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच में जो एंगल है उस एंगल का कॉस थीटा हमें लेना है, कॉस लेना है. सो ई का मैग्नीट्यूड है इनसाइड पे पी नॉट डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट. एल का मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या होंगे स्मॉल आर, और इनके बीच में एंगल कॉस पाई माइनस थीटा. कॉस पाई माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है इन टर्म्स ऑफ थीटा में लिखने चाहे हम माइनस कॉस थीटा ना, पाई है तो पाई कॉस ही रहेगा. सो ये माइनस और यहाँ पर ये माइनस मिलके क्या होंगे प्लस हो जाएंगे. सो इनसाइड पे किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल हमें मिलेंगे, इस पोटेंशियल का वैल्यू हमें क्या मिलेंगे पी नॉट डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर कॉस थीटा. ठीक है, आर कॉस थीटा. ये होगा आपका इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा आपका आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड. इनसाइड पे इनसाइड पे पोटेंशियल या आउटसाइड पे पोटेंशियल, और इससे पहले इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, सारे चीजें हमने कैलकुलेट करके रखा है. आप एग्जाम में आपको ये सारे डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, सिंपली यहाँ से फॉर्मूला बेसिस से ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनसाइड पे किसी पॉइंट पे से r/2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होंगे, आउटसाइड पे एक्सिस के ऊपर जेड एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होंगे, इस तरीके से पूछा जाता है. और ये जो इन बिटवीन हमने एक स्टेटमेंट लिखा था कि अगर हम आउटसाइड से ऑब्जर्व करें दिस होल सिस्टम विल बिहेव लाइक एज ए पॉइंट डाइपोल, स्टेटमेंट पे बेसिस पे भी आपको क्वेश्चंस पूछ चुका है प्रीवियस ईयर पे. वन स्लाइड और बैक से. सो अब इस पूरे प्रॉब्लम का एक समरी पेज बना देते हैं हम. यहाँ पे हमें क्या मिला है कि एक यूनिफॉर्म चार्ज कैरिंग स्फीयर था यहाँ पे, सॉरी यूनिफॉर्म पोलराइजेशन स्फीयर था यहाँ पे, जिस यूनिफॉर्म पोलराइजेशन हमें गिवन था P इक्वल्स टू P नॉट जेड कैप. इस डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का रेडियस हमें गिवन था कैपिटल R. तो जिसकी वजह से अगर हम इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेंगे, जो भी पोलराइजेशन वेक्टर है पोलराइजेशन वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट विद अ नेगेटिव साइन. आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिला है, आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है इस पोलराइजेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड P नॉट इनटू r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट
r cube R cube cos theta 2 cos theta r cap प्लस sin theta theta cap, ठीक है, sin theta theta cap। एंड अगर हम इनसाइड पे पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो इनसाइड पे पोटेंशियल हमें क्या मिलेंगे, P नॉट इनटू क्या था, P नॉट डिवाइडेड बाय r cube एप्सिलॉन नॉट 3 एप्सिलॉन नॉट r cos थीटा, ये cos हमारा theta इनसाइड पे पोटेंशियल है। और आउटसाइड पे पोटेंशियल हमें क्या मिला है कि P नॉट r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर होंगे cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट रीजन पे और पोटेंशियल। सो यहाँ पर देखो सेंटर पे पोटेंशियल के लिए r इक्वल्स टू क्या पुट करोगे, जीरो पुट करो, देखो क्या होंगे, पोटेंशियल जीरो हो जाएंगे। तो सेंटर पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए था, जीरो हो जाएंगे। और अगर आप सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल, किसी भी सरफेस के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहे, सरफेस पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, तो जिसकी वजह से हमेशा हमें क्या मिलेंगे, कंटिन्यूअस मिलना चाहिए। सो यहाँ पर चाहे इसमें कैपिटल आर पुट करो, बाई इसमें कैपिटल आर पुट करके देखो, दोनों केस में सेम आएगा पोटेंशियल, yes सेम आएंगे दोनों केस में, ठीक है। सो पोटेंशियल कंटिन्यूअस है और ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। सो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का इनसाइड पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, ये अगर पोलराइजेशन वेक्टर ऐसे ही रहे, तो इसके इनसाइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होंगे, ऐसे होंगे इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए, आउटसाइड पे देखो हमने क्या देख रहे हैं कि आउटसाइड पे अगर हम देखें तब यहाँ पर होंगे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर होंगे नेगेटिव चार्ज, तो ऐसी डाइपोल ओरिएंटेशन दिखाई देंगे हमें आउटसाइड से अगर ऑब्जर्व कर रहा था। तो इसी के वजह से आउटसाइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगा। इस तरीके से कुछ बना होगा, ठीक है। ऐसे आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे और इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, पोलराइजेशंस के ऑपोजिट डायरेक्शंस पे। सर हाँ सर जब इसका ओरिजिन शिफ्ट कराया सर, तब निकाले इसका पोटेंशियल इनसाइड पे तो भी सेम निकलेगा क्या, जो ये स्फीयर थे सर, इसके सेंटर को शिफ्ट कराएंगे सर तो इनसाइड पे हाँ। पोटेंशियल निकालेंगे तब भी सेम निकलेगा। इनसाइड पे पोटेंशियल तो शिफ्ट करके तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट कराया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही फाइंड आउट, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर आप पोटेंशियल डायरेक्टली ऐसे फाइंड आउट करना चाहोगे तो फिर आप वही कर लो कि इनसाइड पे कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करो और आप एक यूनिफॉर्म चार्ज करेंगे स्फीयर के वजह से इनसाइड पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा आपको पता है। फिर नेगेटिव चार्ज करेंगे स्फीयर के वजह से उस पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करो और इस केस में दोनों ही प्रेजेंट है तो दोनों पोटेंशियल को पुट करो। उस केस में आर के फॉर्म में आएंगे, उस आर को अगर आप थोड़े से सिंप्लीफाई करोगे तो इस फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। सो ये होंगे इसका ओवरऑल पिक्चर, ठीक है। सो अगर यूनिफॉर्म चार्ज करेंगे स्फीयर रहे तो इस केस में आप ऐसे पूछ सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर हमने जेड कैप मान लिया, तो क्या इस पोलराइजेशन का डायरेक्शन अगर से मान लो एक्स डायरेक्शन पे हो, फिजिक्स में कोई चेंज आएगा क्या, इस पिक्चर में कुछ चेंज आएगा क्या यहाँ पे, क्या बोले सर? तो हम जैसे से क्या करेंगे, जेड एक्सिस जिस डायरेक्शन को उसी डायरेक्शन पे मान लेंगे, ऐसे मान सकते हो, तब भी आपको सेम ही आएंगे। स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से चाहे पोलराइजेशन जेड डायरेक्शन पे हो, चाहे वाई डायरेक्शन पे हो, चाहे एक्स डायरेक्शन पे हो, किसी भी डायरेक्शन पे हो सकता है जो सिग्मा बी और रो बी का जो आपका, रो बी तो हमेशा जीरो ही होंगे अगर यूनिफॉर्म है तो, लेकिन जो सिग्मा बी है, सिग्मा बी इस केस में आएंगे पी नॉट कॉस थीटा। सो जिसकी वजह से अगर हम इसका वैल्यू ड्रॉ करके देखें तो हाफ स्फीयर में पॉजिटिव और हाफ स्फीयर में नेगेटिव मिलेंगे। लेकिन अगर इसी पोलराइजेशन वेक्टर से मान लो एक्स कैप बराबर होता, ठीक है, पी नॉट आई कैप होता, तो उस केस में हमें रो भी जीरो मिलता
यूनिफॉर्म है, और सिग्मा भी उस टाइम पे हमें क्या मिलता है, पी नॉट साइन थीटा कॉस फाई, है ना। इस साइन थीटा कॉस फाई का भी वैल्यू अगर आप पुट करके देखोगे वहां पर भी हाफ स्फीयर में आपको पॉजिटिव मिलेंगे, वहां पे एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बराबर जो हाफ स्फीयर होंगे वहां पर पॉजिटिव सिग्मा मिलेंगे, और नेगेटिव साइड पे क्या मिलेंगे, नेगेटिव सिग्मा मिलेंगे। सो अल्टीमेटली फिजिक्स यही रहेंगे, सिर्फ आपका क्या होंगे, सिग्मा बी का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तब भी सर आप इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यही लिखोगे, यहाँ पर भी यही लिखोगे, और ये सारे पोटेंशियल भी वही लिखोगे। हाँ बोलो। सर इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है सर, वो सेंटर से निकल रहा है। हाँ, ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है, पोलराइजेशन रो भी तो जीरो है, चार्ज यहाँ पर है ना, चार्ज यहाँ पर है, Yes, तो जिसके वजह से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होंगे आउटसाइड वाला, और इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज, इस साइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो डाउनवर्ड होंगे। सर ये स्फेरिकल के लिए तो सिलेंड्रिकल के लिए क्या सेम ही होगा क्या? हाँ, सिलिंड्रिकल के लिए भी यही होंगे, बस उस केस में आप यहाँ पे जैसे सेंटर टू सेंटर हमने शिफ्ट किया, वहां पर आप क्या करोगे, एक्सिस को शिफ्ट करोगे, एक्सिस में शिफ्ट करना सर। एक्सिस को शिफ्ट करना। सो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एमएसक्यू क्वेश्चंस को लो, पेज नंबर 769, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये दोनों हम अभी सॉल्व करेंगे, 2, 3 और 4, ठीक है। 2, 3, 4 इन तीनों क्वेश्चन देखो, इन कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, पढ़ो सबसे पहले। क्या बोला गया, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज ए कांस्टेंट पोलराइजेशन, कांस्टेंट बाय यूनिफॉर्म पोलराइजेशन मतलब सेम ही है, कांस्टेंट पोलराइजेशन p इक्वल्स टू p नॉट z कैप, so that the electric field inside the sphere, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है, माइनस p नॉट divided by 3 epsilon naught z cap, which of the following statement is or are correct। so MSQ क्वेश्चन है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। so क्वेश्चन नंबर 2 में जो है एग्जैक्टली हमें जो अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया उसी का ही रिलेटेड है। so क्या बोला गया यहाँ पे, एक यूनिफॉर्म चार्ज कैरिंग स्फीयर है, और इस स्फीयर में पोलराइजेशन हमें गिवन है p नॉट z कैप, ठीक है, p नॉट z कैप। तो अब हमें क्या पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ऑप्शन ए में क्या पूछा गया, देखो ऑप्शन ए में पूछा गया है कि द बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी इज इक्वल्स टू p नॉट cos थीटा। ये करेक्ट है कि नहीं? यस सर। करेक्ट है, या हमने सॉल्व भी किया अभी, तो ये क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ऑप्शन बी में क्या बोला गया है, ऑप्शन बी में बोला गया है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r on the z axis varies as 1 by r for z greater than r, sorry r greater than capital R। so यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि z एक्सिस के ऊपर अगर हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होंगे, इस मैग्नीट्यूड r के साथ कैसे वेरी करना चाहिए, 1 by r square if r is much greater than capital R हो। सो इस कंडीशन से हम क्या बोल रहे हैं, आर इज मच ग्रेटर देन आर, मतलब पॉइंट कहाँ पर है, इनसाइड पर आउटसाइड पे, इनसाइड इनसाइड। आउटसाइड आर इज मच ग्रेटर देन कैपिटल आर, आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है, कैपिटल आर क्या है, स्फीयर का रेडियस है। तो अब बताओ इनसाइड होंगे कि आउटसाइड होगा, आउटसाइड पे। तो जब हम आउटसाइड से इस पूरे सिस्टम को देख रहे थे, सिस्टम कैसे बिहेव कर रहे थे, ऐसे पॉइंट डाइपोल। तो पॉइंट डाइपोल के वजह से आर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ कैसे वेरी करना चाहिए, 1 by r cube है ना। पॉइंट चार्ज की वजह से होता है 1 by r स्क्वायर, एंड अगर आप डाइपोल के वजह से देखोगे, यहाँ पर देखो ये सारे टर्म कांस्टेंट, अगर सेम हम r के साथ वेरिएशन देखें तो यहाँ पर क्या है, r क्यूब है, तो क्या होना चाहिए, r क्यूब के साथ वेरी होना चाहिए, बट यहाँ पर क्वेश्चंस पे क्या गिवन है, 1 by r स्क्वायर, इसीलिए ऑप्शन बी क्या होना चाहिए, रॉन्ग। रॉन्ग क्यों, क्योंकि आउटसाइड के इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर E will be varies like 1 by r क्यूब होना चाहिए था, बट क्वेश्चंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 1 by r स्क्वायर, इसीलिए ऑप्शंस बी क्या होंगे, ऑप्शंस बी होंगे रॉन्ग।
अब ऑप्शन सी में क्या बोला गया, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 2r ऑन द z एक्सिस। सो पहले जो 2r पॉइंट है, r इक्वल्स टू 2r, स्मॉल r इक्वल्स टू 2r, ये पॉइंट इनसाइड पर आउटसाइड पे है? आउटसाइड। आउटसाइड। आउटसाइड पे है। तो अगर आउटसाइड पे है तो आउटसाइड पे जो पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया उसका वैल्यू लिखो, और वहां पर इस z एक्सिस के ऊपर अगर ये पॉइंट हो तो थीटा और r का वैल्यू पुट करो, क्या होना चाहिए। सो फॉर r greater than capital R we have a potential due to this uniform charge carrying sphere। अभी हमने कैलकुलेट किया था, क्या था कि P नॉट R क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R cos स्क्वायर cos थीटा, ये था। अब यहाँ पर थीटा क्या होता है, अगर पोलराइजेशन z कैप डायरेक्शन पे हो तो जो पॉइंट डाइपोल होगा वो भी z डायरेक्शन पे ओरिएंटेड होगा। सो इस डाइपोल का सेंटर से ये डिस्टेंस होता है r और ये एंगल होता है थीटा। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया कि z एक्सिस के ऊपर, मतलब ये अगर आपका z एक्सिस हो तो इसी पॉइंट पे सेंटर से 2r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे। सो अगर ये पॉइंट z एक्सिस के ऊपर हो तब थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 0। तो Zero. थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करो और r का वैल्यू क्या पुट करोगे, सेंटर से डिस्टेंस है 2r, सो 2r। सो v किस पॉइंट पे 2r, 0, इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए। सो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 पुट करो एंड r इक्वल्स टू 2r पुट करके देखो क्या होना चाहिए। सो इट विल बी p नॉट, एक r कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एक ही r रहेंगे, एंड cos 0 का वैल्यू पुट करोगे 1 होगा, और यहाँ पर हो जाएंगे 12 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। सो ये देखो आपको ऑप्शन सी पे गिवन है, P नॉट R डिवाइडेड बाय 12 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन सी क्या होना चाहिए, राइट। करेक्ट। करेक्ट। एंड ऑप्शन डी में क्या बोला गया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इक्विवेलेंट ऑफ द इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ ए डाइपोल एट ओरिजिन। सो ऑप्शन डी का जो स्टेटमेंट लिखा गया है कि अगर हम आउटसाइड से देखें तो आउटसाइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे कि सेंटर पे एक डाइपोल सिचुएटेड है उसके वजह से होंगे। तो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, करेक्ट। करेक्ट। ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमें क्या मिलेंगे, ए सी एन डी, ए सी एन डी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, देखो क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया टू स्फीयर S1 एंड S2 have polarizations P equals to P naught K cap and P equals to P naught R cap respectively. Which of the following statement is correct? ठीक है। सो यहाँ पर दो स्फीयर हमें गिवन है, दो स्फीयर में से एक स्फीयर में जो है पोलराइजेशन जो है वो P नॉट Z कैप बराबर है, और दूसरे में जो है P नॉट R के P नॉट R कैप बराबर है। सो दोनों का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड क्या है दोनों पोलराइजेशंस का, ये है P नॉट Z कैप और यहाँ पर है P इक्वल्स टू P नॉट R कैप। ठीक है, P नॉट R कैप। एंड क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3। सो अगर हम इस पोलराइजेशंस को ड्रॉ करें यहाँ पे, सो इस केस में जो पोलराइजेशंस अगर हमें मिलेंगे अंदर, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे हमें। ऐसे होंगे, बट इस केस में क्या होंगे, यहाँ पर P नॉट R कैप हमें गिवन है। सो ये अगर स्फीयर का सेंटर हो तो मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए। एंड यहाँ पर जो डायरेक्शंस होंगे, डायरेक्शंस किस बराबर लिखा है, R कैप बराबर लिखा है। सो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट पे जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे, उस मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम रहे। ठीक है क्या। सो ये है, इसका नाम दिया गया, ये है आपका S1 और ये है S2। अब यहाँ पे ऑप्शंस में क्या पूछा गया, देखो फर्स्ट ऑप्शंस में पूछा गया सरफेस बाउंड चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म ऑन S1 एंड यूनिफॉर्म ऑन S2। क्या बोला गया कि स्फीयर के ऊपर जो सरफेस बाउंड चार्ज होगा वो बाउंड चार्ज होगा नॉन यूनिफॉर्म,
एंड सेकेंड स्फीयर के ऊपर S2 के ऊपर जो चार्ज इंड्यूस होंगे ये होगा आपका यूनिफॉर्म। मतलब सिग्मा बी का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेंगे। तो इस स्फीयर 1 पे अगर हम सिग्मा बी कैलकुलेट करें तो सिग्मा बी का वैल्यू हमें क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, पी नॉट नॉट जे का cos थीटा, है ना, अभी तो हमने कैलकुलेट किया था। और यहाँ पर अगर हम इस वेक्टर के साथ आर कैप डॉट प्रोडक्ट करो, देखो हमें क्या मिलेंगे, सिग्मा बी का वैल्यू पी डॉट आर कैप करोगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, पी नॉट, है ना, ये भी आर कैप बराबर है तो यहाँ पर मिलेंगे हमें पी नॉट। ठीक है, यहाँ पर मिलेंगे पी नॉट। और इस केस में अगर हम रो भी कैलकुलेट करें यूनिफॉर्म पोलराइजेशन से तो हमें क्या मिलेंगे, 0। और इस केस में अगर हम रो नॉट कैलकुलेट करें हमें क्या मिलेंगे, 0 2p नॉट माइनस 2p नॉट पे केस में 0 मिलेंगे हमें। नो नो माइनस इट्स नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर, है ना, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है, बट देखो आर वेक्टर क्या है, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शंस पे, है ना। तो इस केस में पोलराइजेशंस क्या मिलेंगे, वॉल्यूम बाउंड चार्ज क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, माइनस डाइवर्जेंस पी करके देखो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे क्या मिलेगी आपको, रो बी इज इक्वल्स टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी। अगर आप कैलकुलेट करोगे सिर्फ आर डिपेंडेंट वाला पार्ट यहाँ पर है तो आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर 2/r आर स्क्वायर एंड पी नॉट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, माइनस 2p नॉट डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, 2p नॉट डिवाइडेड बाय आर, ये होगा आपका रो बी। जो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के देखो क्या बोला गया। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए में बोला गया है कि सरफेस चार्ज जो है S1 पे यूनिफॉर्म होगा एंड S2 पे क्या होंगे, सॉरी S1 पे होगा नॉन यूनिफॉर्म एंड S2 पे होगा यूनिफॉर्म। ये क्या है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म और P नॉट कांस्टेंट वैल्यू अगर है तो यूनिफॉर्म है। तो ऑप्शन ए क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी में क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट द सेंटर ऑफ S1 एंड नॉन जीरो एट सेंटर ऑफ S2। क्या होंगे यहाँ पे, रॉन्ग यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर हम इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, देखो ये जो चार्ज, ये जो पोलराइजेशंस गिवन है, पोलराइजेशंस के वजह से ऑलरेडी हमने बाउंड चार्ज कैलकुलेट कर लिया। तो बाउंड चार्ज से नेचर आपको क्या मिल रहा है, बाउंड चार्ज का नेचर कैसी है, यूनिफॉर्म है, स्फेरिकल सिमेट्रिक है ना? यस सर अगर स्फेरिकल सिमेट्रिक हो और यहाँ पर कोई भी फ्री चार्ज नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा 0। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर 0 तो इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, 0 अरे यार 0 कहाँ से हो जाएंगे, माइनस पी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में जो इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस पी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एंड पी का वैल्यू हमें गिवन है पी नॉट आर कैप डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ये अगर यूनिफॉर्म पोलराइजेशंस कैरी करें तो इसके इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, फर्स्ट पेयर में अभी तो कैलकुलेट कराया था, क्या होंगे, माइनस ई बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होगा। तो ऑप्शंस बी में क्या बोला गया, देखो कि ऑप्शंस बी में बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट द सेंटर ऑफ S1। S1 का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0 एंड S2 का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नॉन जीरो। क्या ये करेक्ट है, दोनों केस में क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। दोनों केस में क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। तो इसीलिए ऑप्शन बी क्या होना चाहिए, रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन बी है रॉन्ग। अब ऑप्शन सी में क्या बोला गया है, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी 0 फॉर S1 एंड नॉन जीरो फॉर S2। तो रो बी का वैल्यू यहाँ पर बोला गया 0 मिलेगी एंड सेकंड केस में अगर हम कैलकुलेट करें तो नॉन जीरो मिलेंगे। तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है, तो यहाँ पर देखो हमें 0 मिल रहा है और यहाँ पर हमें नॉन जीरो मिल रहा है। तो ऑप्शन सी क्या होना चाहिए, रॉन्ग करेक्ट। सर रॉन्ग क्यों, रॉन्ग क्यों, सही हमको नॉन जीरो लगा सर, ये सही है सर। अब ऑप्शन डी में क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटसाइड रीजन इज नॉन जीरो फॉर S1 एंड 0 फॉर S2। तो किसके लिए यहाँ पर 0 होगा आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये अगर S2 आपका के लिए। डी वेक्टर अगर 0 हो तो डी वेक्टर अगर 0 हो तो इस केस में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेंगे, P बाई
माइनस पी बाई एप्सिलॉन नॉट। Yes. तो अगर आउटसाइड पे पोलराइजेशन वेक्टर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेंगे इस केस में? 0। बट इस केस में क्या मिलेंगे हमें? इसके वजह से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक नहीं है ना। तो अगर सिमेट्रिक नहीं है तो आउटसाइड पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, तो जिसकी वजह से आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पर कैलकुलेट भी किया है। आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या है? एज ए डायपोल की तरफ ट्रीट होंगे, है ना, डायपोल की तरफ बिहेव होंगे। बट अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल सिमेट्रिक हो तो जिसकी वजह से अगर हम एक गाउस लॉ यहाँ पे ऐसी गाउसियन सरफेस बनाए तो उस गाउसियन सरफेस के अंदर टोटल इनक्लूड चार्ज क्या मिलेंगे हमें? 0 मिलेंगे। तो जिसकी वजह से आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें क्या मिलेंगे? 0 मिलेंगे। ठीक है, तो इस केस में आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेंगे? 0 होंगे। बट इस केस में जो आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है, तो इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं कि इट विल बी नॉन जीरो। Non-zero. सर उधर S2 में सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा या माइनस पी नॉट बाई ई नॉट एप्सिलॉन आप ही बताओ, अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पे जनरल फॉर्म अगर ये हो पी नॉट आर कैप डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट हो तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए? सर सेंटर पे आर कैप का डायरेक्शन तो पता नहीं है ना। तो सेंटर पे आर कैप का डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे? आप मैग्नीट्यूड बता दो क्या होंगे, बाद में आर कैप देख लोगे। आर कैप 0 होता है क्या किसी पॉइंट पे? सर सेंटर पे 0 नहीं होता। हाँ, तो सेंटर पे इस डायरेक्शन पे मतलब जिस जब 0 प्लस जहाँ पर जहाँ पे एम्बिग्यूटी है तो जस्ट 0 प्लस से आपको देखना पड़ेंगे उस पॉइंट पे, है ओके ना। ओके तो अगर आप 0 प्लस से देखोगे तो जिस डायरेक्शन पे मूव करोगे उस डायरेक्शन पे हो जाएंगे। यस सर अगर इनसाइड में देखेंगे तो दोनों के वे में नॉन जीरो आ रहा है ना सर, और आउटसाइड में एक जीरो आ रहा है, एक नॉन जीरो आ रहा एक नॉन जीरो आ रहा है। है। सर, और अगर किसी समय ऐसा हुआ कि जो सिग्मा है वो स्पेरिकली सिमेट्रिकल आ रहा है और रो नॉन सिमेट्रिक आ रहा है, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा अभी तक तो मुझे नहीं मिला, किसी भी एग्जाम में ना पूछा गया ना हमने भी कभी इसके बारे में सोचे हैं। आपने सर तो बोला है तो उस एक बार केस में सोच डी के इक्वल देखता टू हूँ। 0 नहीं पुट कर सकते ना? देखो, सिमेट्रिक का मतलब दोनों ही सिमेट्रिक होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, सिमेट्रिक हम तभी आर्गुमेंट कर सकते हैं अगर टोटल बाउंड चार्ज जो है इसीलिए अगर मैं सिर्फ सिग्मा रो होता तो फिर किसी एक ही कैलकुलेट करके आपको बता सकते थे। यस सर। लेकिन जब भी आपको बोलना ये आर्गुमेंट लिख रहा हूँ कि डी इक्वल्स टू 0, हमेशा हम दोनों ही कैलकुलेट करके देख रहा है ना, सिग्मा भी और रो भी। यस दोनों का सिमेट्रिक होना चाहिए क्योंकि आउटसाइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे भाई वो दोनों की वजह से ही होगा, यस सरफेस और बलून। अगर आप मान लो एक में सिमेट्रिक है दूसरे में सिमेट्रिक नहीं है, क्या तब आप कूलम्ब्स यूज कर सकते हो, गाउस लॉ यूज कर सकते हो? नो नो सर। सर। नहीं कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, देखो क्या बोला गया है। कंसीडर ए spherical dielectric material of radius say center at origin if the polarization vector p equals to p naught x cap where p naught is a constant of appropriate dimension, then which of the following statement is correct? So क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि जैसे अभी हमने एक यूनिफॉर्म पोलराइजेशन कैरी कर रहे थे बट वो पी नॉट जेड डायरेक्शन पे था, अब हमें जो दे रहा है यहाँ पर पी नॉट ई एक्स कैप लिखा है। ई एक्स कैप का मतलब क्या है? एक्स कैप भी लिख सकते हो आप इससे, ठीक है। यहाँ पे ई एक्स कैप का मतलब है एक्स बराबर यूनिट वेक्टर है, ठीक है। सिंपली आई कैप भी आप इससे लिख सकते हो। तो ये है। अब आपको क्या पूछा गया, देखो यहाँ पे ऑप्शन से में पूछा गया बाउंड वॉल्यूम चार्ज इज 0। क्या होना चाहिए? बाउंड वॉल्यूम चार्ज रो बी का वैल्यू जीरो ही होना 0 चाहिए। 0 ही होना चाहिए क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका Electric. मैग्नीट्यूड देखो पी नॉट है एंड एक्स कैप अगर हो तो एक्स कैप हमेशा सेम डायरेक्शन पे होंगे, है ना। सो ये मान लीजिए आपका से स्फीयर हो, ये अगर यहाँ पर स्फीयर हो और मान लो से ये आपका जेड एक्सिस है, भाई ये एक्स एक्सिस मान लो, एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस मान लो इसको, ये मान लो से जेड एक्सिस है। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मान लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस इज आउट ऑफ द। सो यहाँ पर जो पोलराइजेशंस हमें गिवन है, पोलराइजेशंस किस फॉर्म में? इस डायरेक्शंस पे गिवन है यूनिफॉर्म ऐसे पी नॉट एक्स कैप। तो हर पॉइंट पे इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों ही सेम है। तो ऐसे वेक्टर का अगर हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए?
0। सो रो बी का अगर हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी, तो इस केस में हमें क्या मिलेंगे 0। सो ऑप्शन से क्या होना चाहिए? करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सर एक डाउट है सर, अगर ये डायरेक्शन जैसे कि एक्स कैप दिया है, अगर वाई में भी होता जेड में भी, तो सिग्मा रो भी 0 ही होता। हाँ, किसी भी डायरेक्शंस पे तो अगर यूनिफॉर्म होंगे तो 0 ही होंगे, 0 ही एक होगा। पर्टिकुलर डायरेक्शंस पे होना चाहिए। ठीक है, ओके। मैं आपको ऐसे भी दे सकता हूँ कि पी नॉट इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स कैप प्लस ई वाई कैप डिवाइडेड बाई √2। इसका भी आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट करके देखोगे क्या होना चाहिए, ये भी 0 होंगे। बट इस केस में अगर आप पोलराइजेशन का डायरेक्शन देखोगे क्या होंगे, एक्स वाई प्लेन पे 45 डिग्री एंगल बना के रहेंगे। ठीक है, सो किसी जब डायरेक्शन फिक्स कर दोगे आप, तब इसका डाइवर्जेंस हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब आर कैप रहता है तो उस केस में नॉन जीरो क्यों होता है? आर कैप का हमने वैल्यू देखा है कि जैसे जैसे हम डिफरेंट पॉइंट हम यहाँ पर देखें तो आर कैप किसी डायरेक्शन में होंगे, यहाँ पर आर कैप दूसरे डायरेक्शन में नॉन होंगे। यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो वहां पर जो आर कैप जो है, आर कैप एक्चुअली इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर और वेरिएबल यूनिट वेक्टर होता है, जिसके वजह से वो वहां पर डाइवर्जेंस हमें नॉन जीरो मिलेंगे। तो ऑप्शन ये हो गया करेक्ट। आप ऑप्शन बी में देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन पे कि बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज 0 एट 0 0 ए। 0 0 ए मतलब किस एक्सिस के ऊपर होंगे, जेड एक्सिस। मतलब इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करें, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्या मिलना चाहिए हमें, 0 मिलना चाहिए। यस सर 0 आएगा। हाँ 0 आएंगे। सो यहाँ पर अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो उसका वैल्यू क्या होंगे, देखो मैथमेटिकल P नॉट sin थीटा cos फाई। P नॉट sin theta cos phi। पी नॉट यहाँ Sin पर theta। एक्स में लिखा है तो मैं इसको एक्स कैप में भी इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, पी नॉट एक्स कैप। सो इस पी नॉट एक्स कैप अगर आप लिखोगे यहाँ पे, सॉरी हमें इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल देखना है, सो एन कैप, और एन कैप का वैल्यू यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्फेरिकल पे लिए आर कैप। ठीक है, आर कैप। अब पी का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, पी का वैल्यू है पी नॉट एक्स कैप डॉट आर कैप। आर कैप का वैल्यू क्या पुट करोगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे, साइन थीटा थीटा cos फाई cos फाई एक्स कैप। यस। क्वेश्चन से अकॉर्डिंग एक्स कैप को हम क्या, यहाँ पे आई कैप को एक्स माना गया। ठीक है, एंड देन क्या होंगे साइन थीटा साइन फाई ई वाई कैप एंड प्लस कॉस थीटा ई जेड कैप। सो इसके साथ जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे कौन सा टर्म आपको नॉन जीरो मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट वाला टर्म, है ना। एक्स के साथ ई वाई मतलब आई के साथ जे का डॉट प्रोडक्ट लोगे क्या मिलेंगे, 0। आई के साथ जेड का डॉट प्रोडक्ट लोगे वो भी 0 मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर जो बाउंड चार्ज डेंसिटी सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी मिलेंगे उसका वैल्यू मिलेंगे पी नॉट साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, पी नॉट साइन थीटा कॉस फाई। अब अगर पॉइंट जो है, पॉइंट अगर जेड एक्सिस के ऊपर हो तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे जो थीटा और थीटा माना जाता है वो किस एक्सिस के अबाउट में माना जाता है, हमने ये जो लिखा है आर कैप लिखा है, किस एक्सिस के अबाउट में थीटा का मान के लिखा हूँ, जेड एक्सिस के। अगर जेड एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट हो तो उस केस में थीटा का वैल्यू क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे। सो देयरफॉर सिग्मा बी 0 0 ए पे क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ, अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे लिखें तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे, जेड कोऑर्डिनेट। आर का वैल्यू हो जाएगा ए, फाई का वैल्यू जेड एक्सिस के ऊपर है एक्स वाई प्लेन से क्या होंगे 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू हो जाएंगे 0 डिग्री, और फाई का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, जेड एक्सिस के ऊपर है सो फाई का वैल्यू फाई लिख लो यहाँ पे। तो ये होंगे। सो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे अगर आप इस पॉइंट को लिखना चाहोगे तो इस फॉर्म में लिखोगे। तो आप यहाँ पर अगर इस थीटा के जगह पे 0 पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या होंगे 0 डिग्री पुट करोगे तो 0। तो सिग्मा पी का वैल्यू हमें क्या मिलेंगे यहाँ पर 0। सो पर्टिकुलर इस पॉइंट पे ऊपर अगर हम इस सिग्मा बी का वैल्यू कैलकुलेट करने चाहे तो सिग्मा बी हमें क्या मिलेंगे 0 मिलेंगे। और अगर आप इस केस में भी टोटल चार्ज देखने चाहोगे कि टोटल चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो रो भी तो 0 मिल रहा है, और अगर पोलराइजेशन यहाँ पे एक्स डायरेक्शन पे हो, सो ये जो हाफ स्फीयर है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाफ स्फीयर है, इस हाफ स्फीयर में क्या मिलना चाहिए चार्ज, पॉजिटिव।
और लोअर अप साइड पे नेगेटिव चार्ज मिलेंगे। Negative. सो ये मान लीजिए आपका y एक्सिस है, x एक्सिस और z एक्सिस इस बराबर है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर होंगे पॉजिटिव चार्ज और इस पॉइंट पे आके हो जाएंगे 0, फिर इधर होंगे नेगेटिव चार्ज। सो z एक्सिस इस बराबर है, सो z एक्सिस से अगर आप एक प्लेन पास कराओगे तो z एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे जो चार्ज मिलेंगे वो चार्ज हमेशा क्या मिलेंगे, सिग्मा v का वैल्यू 0 मिलेंगे हमें। ये हो गया। अब क्या बोला गया यहाँ पे ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्या? No, sir. क्या होना चाहिए इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड? P naught upon 3 epsilon. P naught P नॉट, by 3 epsilon. हाँ P नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। यूनिफॉर्म चार्ज कैरिंग स्फीयर है, चाहे ओरिएंटेशन किसी भी डायरेक्शन पे रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पे हमेशा क्या लिखोगे? P naught by 3 epsilon. हाँ इनसाइड पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे। अगर स्फेरिकल मतलब हो, जो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर अगर स्फेरिकल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लिखोगे P डिवाइडेड बाय माइनस P डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पर P जो हमें गिवन है P नॉट, ये x कैप गिवन है, तो इनसाइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे वो माइनस x कैप बराबर होंगे। ठीक है, माइनस x कैप बराबर होंगे, ये भी हो गया। सो ऑप्शन सी क्या होना चाहिए? यहाँ पर बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, तो ऑप्शन सी क्या होना चाहिए? सर इसके ऊपर वाला केस में सर फाई का वैल्यू क्या रखेंगे? फाई का वैल्यू कुछ भी पुट करो, जेड एक्सिस के ऊपर फाई का वैल्यू कुछ भी पुट करो, है ना। आप यहाँ पे ये आपका ये जो है ये आपका जेड एक्सिस है ना। सो जेड एक्सिस से अगर आप एक प्लेन कंसीडर करो, उस प्लेन के ऊपर फाई का वैल्यू चाहे कुछ भी पुट करो, थीटा का वैल्यू अगर 0 हो तो हमेशा वो क्या होंगे, 0 ही मिलेगा आपको। तो जो आपने चार्ज बनाया है लीनियर होता है क्या? तो लीनियर चार्ज लीनियर चार्ज सर मतलब ये खाली एक्स वाई प्लेन में ही हुआ? तो जो आपने अभी ये वाले स्फीयर में बनाया है, अरे 2D में 3D में आप इसको कैसे बनाओगे? 3D में बना लो, आप लोग भी कितने गधे हो। ये स्फीयर को 3D में कैसे बनाओगे? इस तरीके से बना लो, कर सकते हो। यहाँ से लेके ये आपका जेड एक्सिस हो, तो जेड एक्सिस से अगर आप इसे कट करोगे तो इधर जो अपर हेमिस्फीयर मिलेंगे, ये जो आपका अपर हेमिस्फीयर होंगे, इस साइड वाला जो हेमिस्फीयर होंगे, इस हेमिस्फीयर में चार्ज क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, है ना। हर पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज होंगे यहाँ पे, और इस साइड पे आके मैक्सिमम होंगे, और इस साइड पे क्या होंगे? हर साइड पे नेगेटिव चार्ज मिलेंगे। और ये दोनों आके देखो, ये जो थीटा इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये जेड वाला जो एक्सिस है, एक्स जेड प्लेन व वाई जेड प्लेन जो भी होंगे, इस प्लेन के साथ आके जहाँ पर मीट करेंगे, इस हेमिस्फीयर जिस प्लेन पे मीट करेंगे, उस प्लेन के ऊपर हर पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। तो इसीलिए आप फाई का वैल्यू कुछ भी पुट करो, थीटा का वैल्यू अगर 0 पुट कर रहा हूँ तो हर पॉइंट पे आपको क्या मिलेंगे? चार्ज डेंसिटी 0 मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर डी, इस ऑप्शंस का डी बताओ क्या होंगे। डी में बोला गया द साइन ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज ओवरऑल द सरफेस। करेक्ट। चेंज होगा, देखो इधर होगा पॉजिटिव, इधर होगा नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होंगे? सर आप बोले यहाँ पे P नॉट है ना, यूनिफॉर्म है, तो हर जगह तो सेम होना चाहिए सर। अरे गुचू यार, साइन बोल रहा है, साइन साइन साइन, मैग्नीट्यूड नहीं। ओके सर, ओके। यहाँ पर एक cos थीटा sin थीटा का वैल्यू चेंज होगा ना, डिफरेंट वैल्यू पुट यस करोगे सर। तो इसका साइन चेंज होंगे, समटाइम्स इट विल बी पॉजिटिव, समटाइम्स इट विल बी नेगेटिव, तो इसकी वजह से सिग्मा बी जो होंगे उसका साइन चेंज हो जाएंगे। एंड साथ में मैग्नीट्यूड भी तो चेंज ही होगा। पी नॉट कांस्टेंट है ठीक है, बट ये sin थीटा सर sin थीटा cos फाई तो चेंज होगा सर। यस। सो अगर यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या है? यूनिफॉर्म है, क्या बोलते हो? यूनिफॉर्म है, क्या है? नो सर। नो सर। यूनिफॉर्म नहीं है। और स्फेरिकल सिमेट्रिक है क्या इसमें? नो सर। नो सर। स्फेरिकल सिमेट्रिक भी नहीं है। तो आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? जीरो और नॉन जीरो, डाइपोल जैसे बनना चाहिए। डाइपोल की तरफ ही होंगे। यहाँ पर भी आप फिगर से समझ सकते हैं। इससे पहले जेड डायरेक्शंस पे था तो हमें समझने में काफी आसान था, बट एक्स एक्सिस के ऊपर कर दिया तो यहाँ पर जो डाइपोल ओरिएंटेड होगा किस डायरेक्शन पे होगा? वो एक्स कैप बराबर होगा। ठीक है, एक्स कैप बराबर होंगे। सो यहाँ पर आउटसाइड पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो पॉजिटिव एक्स से नेगेटिव एक्स एक्सिस बराबर ऐसे पैक करके वापस आएंगे। और इनसाइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन पे होगा? माइनस एक्स एक्सिस बराबर होंगे।
सो ये था कुछ क्वेश्चंस। आप नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है फॉर सिलेंडर के लिए। सिलेंडर का आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, मतलब लॉजिक वही है, बट वो जो मैथमेटिक्स आता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड आता है, तो जिसकी वजह से आपको सिर्फ इनसाइड पे पूछते हैं। तो एक यूनिफॉर्म चार्ज कैरिंग स्फीयर का अगर हम इनसाइड पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने चाहें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे होंगे हम देखते हैं। तो उससे पहले देखो, जैसे स्फीयर में यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या होंगे, किसी एक डायरेक्शन होंगे पर्टिकुलर, बट सिलेंडर का जो है, सिलेंडर में इस बराबर भी अगर चार्ज पोलराइजेशंस रहे, इस बराबर अगर पोलराइजेशंस एक्सिस के साथ पैरेलल है ना, से मान लो पी नॉट पी इक्वल्स टू पी नॉट जेड कैप, क्या है यूनिफॉर्म है पोलराइजेशन? यस पी सर। नॉट जेड कैप यूनिफॉर्म है। यस यूनिफॉर्म। और देखो एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में जो पोलराइजेशंस है, पोलराइजेशंस मान लो से इस बराबर है, एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर। ऐसे सो इस केस में मान लग रहा हूँ, ये मान लो जेड एक्स एक्सिस बराबर है पी नॉट एक्स कैफ। सो ये भी जो पोलराइजेशन वेक्टर है भी कैसे है, यूनिफॉर्म ही है यस सर। ना, यूनिफॉर्म है। ये भी हमेशा एक्स डायरेक्शन बराबर है, मैग्नीट्यूड हमेशा पी नॉट है। सो सिलेंडर केस में जो यूनिफॉर्म पोलराइजेशन पॉसिबल है, मतलब एटलीस्ट दो, इससे भी और भी केसेस पॉसिबल है, कुछ टिल्टेड एंगल बना के है ना पॉसिबल है। ये सब आपको नहीं पूछा है, बट आपको इन दोनों केसेस में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इधर इस केस में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे और इस केस में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे। सो जब भी ऐसी क्वेश्चंस पूछे कि इस केस में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, तो इस साइड इन दोनों में जब भी ऐसी पोलराइजेशंस गिवन रहेगा, फर्स्ट अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने चाहोगे तो क्वेश्चंस आपके मन पे क्या होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे किस चार्ज की वजह से होंगे। यहाँ पर फ्री चार्ज तो है नहीं, तो किस चार्ज की वजह से होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड? बाउंड चार्ज की वजह से। तो हमें बाउंड चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। सो इन दोनों केस में अगर आप रो भी कैलकुलेट करोगे, रो भी हमें क्या मिलेंगे, 0। यहाँ पर भी रो भी हमें क्या मिलना चाहिए, 0, क्योंकि दोनों पोलराइजेशन है यूनिफॉर्म पोलराइजेशन। सो अगर यूनिफॉर्म पोलराइजेशन हो दोनों केस में हो जाएगा 0। अब क्या है सरफेस, अब देखो अगर पोलराइजेशन इस बराबर हो तो ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस में कोई भी चार्ज इंड्यूस होगा क्या, बाउंड चार्ज? पोलराइजेशन अगर इस बराबर हो, क्या इस कर्व सरफेस के ऊपर कोई चार्ज इंड्यूस होगा इस केस में? नो सर। क्या होना चाहिए इस केस में? बाउंड चार्ज का डेफिनेशन बताओ, कैसे फाइंड आउट करते हो? डाइवर्जेंस 0 आएगा सर इसका। सरफेस के Zero लिए होगा पी तो नॉट ठीक है, तो सर हमें पी डॉट एन डैश पी नॉट एन कैप पी डॉट एन कैप लिखोगे तो Yes, इस sir. सरफेस के ऊपर एन कैप किस बराबर होगा? सर रो कैप के बराबर। रेडियल आउटवर्ड होता है, यस सर। तो रेडियल आउटवर्ड मतलब इस डायरेक्शन पे होगा एन कैप, और पोलराइजेशन देखो इस बराबर है तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 90। 90 डिग्री। तो इस सरफेस में चार्ज डेंसिटी क्या होंगे कर्व सरफेस Zero. के ऊपर, 0। 0। अब इस सरफेस में देखो, इस सरफेस में एन कैप क्या होंगे, इस डायरेक्शन पे होगा, यस यस और इस सरफेस में एन कैप इस बराबर होंगे। तो अगर इस Yes. डायरेक्शन को हम जेड कैप मान के रखता हूँ तो ये डायरेक्शन क्या होंगे, माइनस जेड कैप। माइनस जेड का तो इस सरफेस में जो बाउंड चार्ज इंड्यूस होंगे इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, नेचर पी नॉट नेगेटिव एंड आएगा। माइनस पी नॉट। तो यहाँ पर क्या होंगे, माइनस पी नॉट, और इस सरफेस के ऊपर पी नॉट। पी नॉट, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर होंगे पी नॉट, और यहाँ पे कर्व सरफेस में कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होंगे। सर आप तो यहाँ बताओ, पे है सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है, सर सिलिंड्रिकल सिमेट्री है ना यहाँ पे। सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक के लिए आपको क्या बताया गया था, बताओ? जेड डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्या जेड डिपेंडेंट नहीं है ये चार्ज, है। यस सर। है ना। सेप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेप रो का फंक्शन हो, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फंक्शन हो, तो अभी सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक होता है। तो ये सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम जेड इक्वल्स टू 0 मान ले तो जेड इक्वल्स टू 0 पे माइनस सिग्मा माइनस पी नॉट, जेड इक्वल्स टू अगर इसका लेंथ हम एल मान लेते तो यहाँ पर क्या होंगे, प्लस प्लस पी पी नॉट। नॉट। सेम नहीं है ना, जेड का Yes, डिफरेंट sir. डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट मिला, तो ये सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक नहीं है। और आप बताओ इस केस में अगर हम रो भी कैलकुलेट करें क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो इस केस में भी रो भी हमें 0 मिलेंगे। अब बताओ सरफेस बाउंड चार्ज क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे फ्लैट सरफेस के ऊपर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, इधर होंगे, ये इधर होंगे, और पोलराइजेशन जो इस बराबर है एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे है।
सो बताइए सरफेस में चार्ज क्या होना चाहिए इस केस में, सिग्मा बी का वैल्यू। जीरो cos थीटा वाला आएगा सर। 0 आएगा। अरे आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हो, सीधा सीधा तो दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक पी का डायरेक्शन इस बराबर 90 डिग्री है सर, 90 डिग्री है, तो कहाँ से cos थीटा टर्म आ जाएगा यहाँ पे। तो वो मैं कर्व सरफेस के लिए बोल रहा था। हाँ, सो इस फ्लैट सरफेस के ऊपर चार्ज हमें क्या मिलेंगे यहाँ पर, 0 मिलेंगे। 0। सो इस फ्लैट सरफेस में भी हमें मिलेंगे 0, इस फ्लैट सरफेस में हमें चार्ज मिलेंगे 0। अब अगर हम कर्व सरफेस में देखें, और कर्व सरफेस में मान लो ये आपका x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो y एक्सिस आउट ऑफ द पेज है, तो अगर ऐसी रहे तो इस केस में इस अपर P0 सरफेस cos में क्या मिलना चाहिए हमें, पी नॉट अपर में पी नोट। अपर पी तो नॉट। हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, पोलराइजेशन Cos पिक्चर theta करेंगे। कर्व सरफेस के ऊपर अगर हमें चार्ज बाउंड चार्ज फाइंड आउट करना है तो हमें n कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। यस सर। तो यहाँ पर कर्व सरफेस के ऊपर n कैप क्या होता है, स्फेरिकल cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। हाँ, cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप, रो कैप का डायरेक्शन होता है। Yes, इस sir. रो कैप को अगर इन टर्म्स ऑफ x कैप और y कैप में आप पुट करोगे तो ये होता है cos थीटा i कैप एंड sin थीटा j कैप। ये कैप यहाँ पर पोलराइजेशन जो हमने मान के रखा है क्या है, p नॉट x कैप बराबर है, तो बाउंड सरफेस चार्ज का वैल्यू इस केस में क्या होंगे, P0 cos थीटा p नॉट cos थीटा व cos cos थीटा i कैप। ठीक है, cos थीटा। सो ये अगर आपका सिग्मा का वैल्यू हो तो यहाँ पर ये अगर आप डायरेक्शन पे, ये अगर आपका एक्स एक्सिस हो तो यहाँ पे जो अपर सरफेस होगा है ना, सिलेंडर को भी एक इस बराबर अगर हम काट कर दे तो ये होगा अपर सरफेस, ये होगा लोअर सरफेस। तो इस अपर सरफेस पे ऊपर चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए, साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, और लोअर वाला पार्ट में नेगेटिव। नेगेटिव होंगे। तो ऐसी चार्ज इंड्यूस होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अपर वाला में सिलेंडर को अगर हम, ये सिलेंडर है, ये मान लो आपका से जेड एक्स एक्सिस हो, इससे अगर हम इस जेड एक्सिस बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर दे तो अपर सरफेस कर्व सरफेस में मिलेंगे हमें पॉजिटिव चार्ज और लोअर कर्व सरफेस में मिलेंगे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो इस केस में भी अगर हम यहाँ पर इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होंगे हमें देखना है। अब इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पूछा जाता है वो ये कंडीशन से इसके ऊपर इम्पोज करा जाता है। कंडीशन क्या है कि सिलेंडर का लेंथ अगर मान लो से एल हो और इस सिलेंडर का रेडियस अगर से कैपिटल आर हो, सो इफ दिस आर इज मच ग्रेटर देन एल हो, ठीक है, इफ दिस आर इज मच ग्रेटर देन एल, तो इस कंडीशंस को थोड़ा सा रियलाइज करो कि इफ आर इज मच ग्रेटर देन एल मतलब इसमें क्या होंगे, इस फिगर को हमें कैसे दिखाई देंगे, डाइपोल। डाइपोल, सर दो डिस्क जैसे तो डिस्क जैसे Slab दिखाई देंगे हमें, है ना। एक यहाँ पर सर्कुलर डिस्क है, यहाँ तो पैरेलल सर्कुलर डिस्क होंगे। सो इस पूरे सिस्टम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि अगर ये कंडीशंस हमें गिवन है, एक ऐसी है, दूसरा ऐसी है, यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। सो बेसिकली दे विल बिहेव लाइक एज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी ऐसे होता है ना, दो स्क्वायर प्लेट रहता है, स्क्वायर प्लेट का शेप अगर आप चेंज कर दो, सर्कुलर बना दोगे तो ऐसी बन जाएगी, एक में पॉजिटिव चार्ज एक में नेगेटिव चार्ज। सो ये होंगे आपका। सो अगर हम ये कंडीशन देखें, सो इस पूरे सिस्टम कैसे बिहेव करेंगे, विल बिहेव लाइक एज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इस केस में इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, ऐसे बनेंगे, है ना, ऐसे बनेंगे। एंड सो कैपेसिटर के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लिखते हो आप, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू क्या पुट करोगे, क्या है सिग्मा का वैल्यू, P0 पी नॉट मैग्नीट्यूड अगर हम देखें पी नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब डायरेक्शन किस बराबर होंगे, देखो ये आपका जेड कैप डायरेक्शन था, बट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हुए तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे जनरेट होगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, माइनस जेड का। ठीक है, माइनस जेड कैप बराबर होंगे। और अगर हमें इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखो ऐसे सिलेंडर का अपर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज, लोअर सरफेस में नेगेटिव चार्ज। सो अगर आप यहाँ पर भी जो स्फीयर में हमने कंसीडर किया था ऐसे ही कंसीडर करो कि दो यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल यूनिफॉर्म चार्ज कैरिंग सिलेंडर मान लो, लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है।
एंड इस लॉन्ग सिलेंडर को अगर हम सुपरपोज करें एक्सिस वाइज, तब एग्जैक्टली अगर हम कोएक्सियल कर दें दोनों का, तब क्या होंगे, नेट सरफेस वॉल्यूम चार्ज हमें क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे, हर पॉइंट पे चार्ज हमें 0 मिलेंगे। लेकिन अगर हम एक्सिस को थोड़े से शिफ्ट कर दें, वहां पे सेंटर शिफ्ट किया था, यहाँ पर एक्सिस को अगर हम एक्स एक्सिस बराबर शिफ्ट करें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को अपवर्ड डायरेक्शन पे, नेगेटिव एक्सिस को थोड़े से नेगेटिव चार्ज सिलेंडर का सेंटर एक्सिस जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे अगर हम शिफ्ट कर दें, तो यहाँ पर भी हमें क्या दिखाई देंगे, पॉजिटिव अपर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज, लोअर सरफेस में नेगेटिव चार्ज दिखाई देंगे। सो आप एक यूनिफॉर्म चार्ज करेंगे स्फीयर के एक्सिस से r डिस्टेंस दूरी पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमें पता है, तो वही लॉजिक आप यहाँ पर यूज करना है हमें, ठीक है। बट इस केस में एक कंडीशन हमें गिवन रहता है, क्योंकि यहाँ पर हमें गाउस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है जब हम यूनिफॉर्म चार्ज करेंगे मानते हैं। सो यहाँ पर जो कंडीशन हमें इम्पोज कर देता है वो क्या बोल देता है कि जो यहाँ पर एल होगा, एल विल बी मच ग्रेटर देन आर, क्योंकि सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक होने के लिए लेंथ कितना होना चाहिए, आइडियली इनफाइनाइट, प्रैक्टिकल इनफाइनाइट तो नहीं होता है, तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पे एल इज मच ग्रेटर देन आर। सो अगर एल इज मच ग्रेटर देन आर हो, तो अगर हम यहाँ पर सिलेंडर बनाने चाहे, सिलेंडर बनेगा कैसे, नहीं बनेंगे, एनीवे मैं ऐसे ही बना देता हूँ आपको। सो वो डायरेक्ट फ्रॉम लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। सो ये मान लो आपका पॉजिटिव चार्ज एक सिलेंडर है और ये दूसरे सिलेंडर है, ये दूसरे सिलेंडर है, इसमें हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉजिटिव है, और चार्ज डेंसिटी मान लो से रो नॉट, और यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है ये भी आइडेंटिकल सिलेंडर है, जो इसका रेडियस है इसका भी रेडियस सेम है, दोनों का लेंथ भी सेम है, और यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है मान लीजिए कैसे माइनस रो नॉट, सर ठीक है, हाँ माइनस रो नॉट, हाँ बोलो। सर ये समझ नहीं आता सर कि वॉल्यूम सर चार्ज डेंसिटी क्यों ले रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों नहीं ले रहा है? इससे पहले जो आपने देखा था कि जब हमें पोलराइजेशन जो है, पोलराइजेशन अगर एक्स एक्सिस बराबर हो तो हमें चार्ज से कहाँ पर इंड्यूस होंगे, सरफेस में इंड्यूस होंगे, वॉल्यूम में तो कोई चार्ज होगा नहीं। यस यस सर, वॉल्यूम। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने वॉल्यूम चार्ज मान लिया है, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है कि हम कुछ इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे जहाँ पर हमें, आप जो बोल रहे हो यहाँ पे जो चार्ज है सरफेस के ऊपर चार्ज है, क्या है सरफेस की चार्ज यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पे सेम है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड भी आप कैलकुलेट करोगे वो भी सेम नहीं नो है, सर, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट है, यस सर, है ना। सो अगर आप एग्जैक्टली ऐसी चार्ज क्रिएट करने चाहोगे तो क्या हम इसको ऐसे नहीं मान सकता हूँ, क्या हम एक यूनिफॉर्म चार्ज करेंगे, दो यूनिफॉर्म चार्ज करेंगे सिलेंडर मान लेते हैं, आइडेंटिकल सिलेंडर, एक में मान लो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे में मान लो नेगेटिव चार्ज है। अब दोनों को अगर हम कोएक्सियली सुपरपोज कर दें, इसका एक्सिस इसके साथ अगर एग्जैक्टली पैरेलल हो जाए, एग्जैक्टली सेम लाइन पे अलाइंड हो जाए, तो अब नेट वॉल्यूम चार्ज क्या मिलेंगे हमें, जीरो। ओवरलैपिंग रीजन पे 0 मिलेंगे। जीरो। अब अगर हम पॉजिटिव वाला जो यहाँ पर जो सेंटर है, मतलब पॉजिटिव वाला जो सिलेंडर है उसके एक्सिस को अगर हम थोड़े से आप डायरेक्शन पे शिफ्ट कर दें और नेगेटिव वाला सेंटर को थोड़े से डाउनवर्ड शिफ्ट कर दे, तब आप इमेजिन करो कि फिगर कैसी बनना चाहिए। ये मान लो पॉजिटिव चार्ज का है और ये मान लो नेगेटिव चार्ज का है। सो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग रीजन होंगे वहां पर चार्ज क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। यस सर, और अब जो देखो 3D में अगर आप इससे थोड़े समझ से मतलब इमेजिन कर सकते हो तो करके देखो, ये जो लोअर हाफ सर्कल में हमें क्या मिलेंगे, 0 Negative. मिलेंगे, और सर बट अपर इसके में वॉल्यूम में भी तो रहेगा सर। पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो ओवरलैपिंग रीजन है वहां पर चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। जीरो। अब देखो वॉल्यूम होने की वजह से क्या होंगे, जैसे हमने स्फीयर को भी ऐसे किया था, जब हम सुपरपोज कर रहे थे एक दूसरे का 0 होंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो यहाँ पर जो थिकनेस आपको दिखाई देंगे, सरफेस का थिकनेस दिखाई देंगे, तो सरफेस का थिकनेस ज्यादा होंगे,
तो इसका Yes. मतलब यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा यस सर। और Yes, यहाँ sir. पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप इस रीजन पे जाओगे वो क्या होंगे, चार्ज डेंसिटी रिड्यूस हो जाएंगे, है ना। सर, एक but टाइम पे जो आके क्या मिलेंगे, जहाँ पर ओवरलैपिंग है वहां पर क्या मिलेंगे आपको, 0 मिलेंगे। लेकिन अगर आप सरफेस में मानते तो आपको सिर्फ सरफेस में चार्ज होता है यहाँ पे, तो क्या वो आपको ऐसे दिखाई देता है कि यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पर कम है, नहीं दिखाई देता ना, हर पॉइंट पर सेम ही मानता था आप। तो आपको एग्जैक्ट जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है क्या सुपरपोजिशन करने के बाद। सर बट इसमें वॉल्यूम में भी चार्ज आ जाएगा, लेकिन उसमें तो सरफेस पर था। वॉल्यूम पे चार्ज होंगे इसीलिए तो हम बोला कि जब डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल है, बट अगर ओवरऑल देखें तो हमें कहाँ पर दिखाई देंगे, ऑलमोस्ट सरफेस के ऊपर ही दिखाई देंगे। अगर आप इससे बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर दोगे फिर तो ओरिजिनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आएगा ही नहीं। ओके सो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया गया है। हाँ, थोड़े से डिस्प्लेसमेंट करोगे उनके बीच में। सो इसीलिए तो इस सिस्टम आइडियल डाइपोल की तरफ बिहेव कर रहा है। अगर जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा लार्ज हो जाए क्या आइडियल डाइपोल होगा। सो इस केस में भी देखो ये आपका पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और ये आपका नेगेटिव चार्ज सॉरी सिलेंडर है। तो अगर आप इनसाइड पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये मान लो एक्सिस है, तो एक्सिस से आर डिस्टेंस दूरी पे कोई भी एक मैं पॉजिटिव आर लिख रहा हूँ, आर डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट मान लो पी, और सेम है यहाँ से भी एक्सिस से आर डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे सेंटर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका मैं नेगेटिव आर लिख रहा हूँ। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो क्या से माइनस आर, ठीक है। बस सिंपली इस पॉइंट को वो डैश मान लो बेटर होंगे, इससे मान लो वो डैश और यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पर कट के वो है वो, तो ये होगा वो पी और यहाँ पर होंगे वो डैश पी। सो जब सेपरेटली अगर हमारा सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो, यूनिफॉर्म चार्ज कैरिंग सिलेंडर हो, तो इस केस में इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए, रो नॉट आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रो आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने रो नॉट माना है तो रो नॉट लिख देते हैं यहाँ पे। तो आप ये पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन पे होंगे, तो किस डायरेक्शन पे होंगे, आर कैप बराबर हो गए। तो आर इंटू आर कैप को मैं यहाँ पे ओपी वेक्टर लिख सकता है ना, कि ओपी वेक्टर ये हो गया। सेम है इस केस में क्या होंगे, सेकेंड केस में माइनस रो नॉट ओ डैश पी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होगा अगर नेगेटिव चार्ज होता तो। अब देखो जब हमने शिफ्ट कर दिया तो क्या होंगे, ये आपका वो हो गया, ये आपका ओ डैश हो गया, और एग्जैक्टली जो सिलेंडर है ये मान लो सिलेंडर का एक्सिस है, यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। एंड पी पॉइंट जो है पी पॉइंट मान लो से यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है। सो अब बताओ यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लिखें, इनसाइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करने चाहे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज सिलेंडर की वजह से नेगेटिव चार्ज सिलेंडर की वजह से दोनों का हमें शाम लेना है। तो जब इन दोनों को आप शाम करोगे तो रो नॉट डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, तो हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे ओपी माइनस ओ प्राइम पी, यही मिलेगा ना, ओपी माइनस ओ प्राइम पी। सो यहाँ से देखो मैं बस इसको बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ये आपका पी वेक्टर है, ये आपका ओ वेक्टर है, ये आपका ओ डैश है, और ये आपका मान लो से कॉमन एक्सिस है, ठीक है, कॉमन एक्सिस है। सो आप बताओ यहाँ से ए वेक्टर आपका आपका ओपी वेक्टर, यहाँ से ए वेक्टर, यहाँ से लेके वेक्टर होगा आपका ओ डैश वेक्टर। सो इन दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्ट लोगे तो आपको क्या मिलेंगे, ओ डैश ओ डैश ओ डैश ही मिलेंगे, है ना, सेंटर तो इनका एक्सिस से डिस्टेंस ही मिलेंगे हमें। यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर है ओपी, यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर है ओ डैश पी, तो इनका अगर हम सब्ट्रैक्शन ले तो हमें ये वेक्टर मिलेंगे विद नेगेटिव साइन, है ना, मिलेगा कि नहीं। यहाँ पर है ओपी, यहाँ से लेकर ये देखो ओपी है, और ओ डैश पी अगर हम लिखे ओ डैश पी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो क्या, ओ डैश पी इज इक्वल्स टू ओ डैश
ओ प्लस ओपी वेक्टर, देख सकता हूँ ना, यहाँ से वेक्टर है ओपी ओ डैश पी, यहाँ से वेक्टर है ओपी, सो ओ डैश पी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ओ डैश ओ वेक्टर प्लस ओपी वेक्टर। तो यहाँ से अगर आप ओपी माइनस ओ डैश वेक्टर फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या आएंगे यहाँ पे वैल्यू, हाँ यहाँ से ओपी माइनस ओ डैश अगर आप करोगे तो फाइनल हमें क्या मिलेंगे, ओ डैश प्राइम वेक्टर मिलेंगे हमें यहाँ पे। सो ये मिलेंगे हमें क्या कि रो नॉट डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हमें मिलेंगे, हमें किसको, इसको इधर लेके जाना है, इसको इधर लेके आना है, तो हमें क्या मिलेंगे माइनस ओ डैश ओ वेक्टर, ये मिलेगा ना। Yes, sir. इस टर्म को इधर लेके आओ, इस टर्म को इधर लेके जाओ, तब हमें क्या मिलेंगे, ओपी माइनस ओ डैश पी इक्वल्स टू माइनस ओ डैश पी। सो आप इसको थोड़े से हम सिंप्लीफाई करेंगे जैसे स्फीयर के लिए किया था, क्योंकि हमें रो नॉट तो गिवन नहीं था, रो नॉट गिवन देके हमें क्या था, पोलराइजेशन गिवन था, एंड इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डैश, अगेन ये डिस्टेंस क्या मान लेंगे, वेरी स्मॉल वेक्टर डी वेक्टर अगर हो तो हम क्या लिखेंगे इसको कि माइनस रो नॉट डी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगेन यहाँ पर जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीपल कर दो, ठीक है, वॉल्यूम का। सो रो नॉट क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और उसके साथ सिलेंडर का वॉल्यूम मल्टीपल करोगे तो क्या देंगे, पॉजिटिव चार्ज करेंगे बाय नेगेटिव चार्ज करेंगे सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज, और इनके बीच में डिस्टेंस है डी वेक्टर, तो ये क्या देंगे हमें, इन तीनों का प्रोडक्ट डाइपोल है ना, पूरे सिस्टम का जो इंड्यूस डाइपोल होगा वो देंगे हमें। सो माइनस स्मॉल पी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो आप इंड्यूस डाइपोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ये हमें क्या देंगे, पोलराइजेशन वेक्टर। सो पोलराइजेशन वेक्टर अगर से कैपिटल पी हो तो कैपिटल पी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा क्या हमारा इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे स्फीयर में था यहाँ पर भी सेम ही लॉजिक है, स्फीयर में था कि अगर इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म पोलराइजेशन हो तो अगर यूनिफॉर्म पोलराइजेशन अपवर्ड डायरेक्शन पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाउनवर्ड, एंड अगर पोलराइजेशन यूनिफॉर्म हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होगा। सिर्फ वहाँ पे 3 एप्सिलॉन आया था, यहाँ पर क्या आएंगे 2 एप्सिलॉन नॉट आएंगे, ठीक है, सिलेंडर के केस में आएंगे 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड आउटसाइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप करो ऐसे, ठीक है। आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, इधर आप इसको एज ए डाइपोल की तरफ ट्रीट करके करो, और सिंपली ना तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, नेगेटिव चार्ज के एक्सिस से भी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, और उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करके फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके देखो क्या आना चाहिए, ठीक है। बट आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो भी है वो ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, आपको इनसाइड वाला हमेशा पूछा जाता है। इस इनसाइड वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आप ध्यान रखोगे। स्फीयर के लिए क्या होंगे माइनस पी डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, एंड सिलेंडर के लिए क्या होंगे माइनस पी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड इन दोनों रिजल्ट को आप ध्यान रखोगे क्योंकि इसको यूज करके आगे हम और भी कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, इसी रिजल्ट को हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। सर आउटसाइड के लिए कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट्स में ले लेंगे, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट पे कर लो, क्या, क्योंकि सिलिंड्रिकल सरफेस गिवन है ना, मैं सिलिंड्रिकल में करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। सो अब क्या करना है हमें, सो इस आज का जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सारे हमने सॉल्व कर दिए इसी कॉन्सेप्ट में जो था, बट ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छे हैं तो आप इसको एक बार और रिवीजन करोगे पूरा, ठीक है, इसको इससे अच्छे से पढ़ के आओ। नेक्स्ट दिन हम इस रिजल्ट को यूज करके जैसे एक कंडक्टर के अंदर हमने कैविटी बनाया था, ऐसे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर भी अगर हम कैविटी बनाए, मान लो कोई भी यूनिफॉर्म पोलराइज्ड एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उस मीडियम के अंदर अगर हम किसी पॉइंट पे कैविटी बनाए तो उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे। बाय एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर पेनिट्रेट करेंगे तो क्या चेंजेस होंगे, और फिर उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर अगर हम एक कैविटी बना देंगे तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होंगे,
ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे, बट उसके लिए ये दोनों रिजल्ट हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के आओ। जब कल ही क्लास होंगे तो कल वाले क्लास में हम एक तो ये डिस्कस करेंगे कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे। सेकेंड इज बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशंस मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई भी एक सरफेस है, इस सरफेस के एक साइड पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड व डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों पता रहे, और दोनों में से कोई भी एक पता रहे और एप्सिलॉन पता रहे, सो इस दूसरे साइड पे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड व डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर हमें यहाँ पर जो सरफेस है, सरफेस के लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन रहे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें गिवन रहे तो इसकी वजह से सरफेस के आउटसाइड पे ऑपोजिट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे ये भी हम कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस आता है जिससे हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री कंडीशन। सो इस बाउंड्री कंडीशंस हम पढ़ेंगे और इस बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करके डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना वो भी देखेंगे। एंड उसके बाद बाउंड्री कंडीशंस अगर सॉल्व हो जाए तो कुछ स्पेशल केसेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, जहाँ पर किसी रीजन पे डाइलेक्ट्रिक है, किसी रीजन पे एयर है, तो उसके इंटरफेस से r डिस्टेंस दूरी पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, इन सब अगर अभी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। और ये अगर हो जाए तो उसके बाद इन सब कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एक्चुअली कैपेसिटर बनाते हैं। तो कैपेसिटर कैसी काम करता है, कैपेसिटर के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंपोज करता हूँ तो जो इंटरफेस क्रिएट होता है उस इंटरफेस में बाउंड चार्ज कितने इंड्यूस होता है, इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। सो आई होप और 2 से 3 क्लास में आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो मेन पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम मैग्नेटोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे। एंड मैग्नेटोस्टैटिक स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टेस्ट भी होगा, तो उसके लिए आप लोग चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक जो भी है, चैप्टर 5 से 6 तक ये सारे क्वेश्चन आप इसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। छूट गया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट चाहिए था।